नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी नोट किया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बहनों और भाइयों कहते हैं? ये तो पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं। क्या ये बात नोट करने लायक भी है? योगी और मोदी की राजनीति है तो एक ही, मगर थोड़ी दूरी नजर आती है। नरेंद्र मोदी की वर्चस्ववादी राजनीति के भीतर किसी के लिए संभव ही नहीं कि वह अपनी दूरी बनाए रखे, लेकिन एक ही नेता है जिन्होंने इस दूरी का खास तरह से प्रदर्शन किया है। यह बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं, योगी आदित्यनाथ बहनों और भाइयों कहते हैं, लेकिन बात तो है। रैली रिपोर्ट में हम आज योगी आदित्यनाथ के भाषणों का विश्लेषण करेंगे। आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो बहनों और भाइयों, हम उसको लोग कहते हैं कि भाई विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का या किसी कार्यकर्ता का पत्र नहीं है तो भी वो स्वयं भी मेरे पास पत्र भेजता है तो हम उसको उपचार का खर्चा अपनी ओर से भेजते हैं। मैं कहता हूं जाओ उपचार कराओ, निश्चिंत होकर उपचार करना, चिंता मत करना, उपचार कराओ। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। योगी आदित्यनाथ जब आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो अपने तरीके से उसकी कमियों को भी गिना देते हैं। विपक्ष के नेता सीधे ही जनता के रोज के मुद्दे पर आ जाते हैं। महंगाई, शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, हिंदू मुस्लिम हिंसा। लेकिन योगी को अपना भाषण फौरन राम मंदिर पर लाना पड़ता है, त्रेता युग में जाना पड़ता है, देश की सुरक्षा की बात करनी पड़ती है, केंद्र की स्कीमों की बात तक खुद को सीमित रखना पड़ता है। यूपी में आप योगी और मोदी को अलग नहीं कर सकते। जितने योगी हैं उतने ही मोदी भी हैं, मगर योगी के भाषण में मोदी ज्यादा होते हैं, योगी कम होते हैं, तो कुछ खटकता है। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि मोदी के भाषण में इस बार योगी कुछ ज्यादा सुनाई देने लगे हैं? क्या पहले भी ऐसा होता था? और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। यहां इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। हमने कई भाषणों में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी योगी योगी करने लगे हैं। क्या वे इस आशंका को दूर कर रहे हैं कि चुनाव के बाद योगी का हाल शिवराज सिंह चौहान की तरह नहीं किया जाएगा, वसुंधरा राजे और खट्टर की तरह नहीं होगा? योगी शिवराज और खट्टर से काफी कम उम्र के हैं। मोदी और शाह के बाद योगी की मांग देश भर में होती है स्टार प्रचारक के रूप में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वे ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनकी डिमांड भी होती है और जिनकी सभाओं में भीड़ भी आती है। मोदी की रैली में जोश अब ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन योगी की रैली में वही जोश फिर से जवान होता नजर आ रहा है। यूपी की एक एक सीट मोदी के लिए जरूरी है। अगर योगी का जोश ठंडा पड़ गया तो मोदी का सपना क्षण से टूट सकता है। यूपी में बीजेपी को अधिक सीटें आईं तो श्रेय मोदी को जाएगा, और पिछली बार से कम हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा, योगी या मोदी? है ना मुश्किल सवाल। क्या इसलिए मोदी बार बार योगी का नाम लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यूपी के मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि योगी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो शिवराज और खट्टर के साथ हो गया? उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ महीने पहले नवंबर 2021 के समय यह तस्वीर आज तक मुझे याद आती है। मोदी का हाथ योगी के कंधे पर है, एक प्रधानमंत्री का हाथ एक मुख्यमंत्री के कंधे पर। इस तस्वीर की व्याख्या हमने उस वक्त अदानी पूर्व एनडीटीवी के प्राइम टाइम में की थी। इस फोटो के जरिए मोदी क्या बताना चाह रहे थे? योगी के बॉस हैं। योगी तभी तक हैं जब तक मोदी का हाथ उनके कंधे पर है। योगी के कंधे पर हाथ रखने वाले मोदी के भाषण में इस बार योगी का जिक्र भी बॉस की तरह होने लगा है, किसी आते हुए बॉस की तरह। उस दिन योगी को कैसा लगा होगा जब प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा होगा?
पिछले 30-40 साल की राजनीति में मैंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि मुख्यमंत्री के कंधे पर प्रधानमंत्री का हाथ रखा हो। अगर योगी योगी करने के पीछे यही वजह है तो मोदी खुलकर क्यों नहीं बोल देते हैं कि योगी जी ही यूपी में रहेंगे, यूपी में योगी जी को कोई नहीं हटाएगा। मुझे लगता है कि हालत खराब होने और हालात बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी यह भी बोल देंगे। जैसे ही संकेत मिलने लगेंगे कि अगले चरणों में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, मोदी राम का नाम तो जपेंगे लेकिन योगी का नाम और जोर से जपने लग जाएंगे। हो सकता है कि बोल ही दें कि योगी ही यूपी हैं और यूपी ही योगी हैं। यूपी हाथ से निकल गया तो यूपी में तो योगी रह जाएंगे मगर देश भर में मोदी नहीं रह पाएंगे। बताइएगा रैली रिपोर्ट कैसी लग रही है और याद कीजिए कब अपनी सभाओं में मोदी ने इस तरह से योगी योगी किया हो। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। क्या वाकई मोदी को योगी पर इन दिनों गर्व हो रहा है? योगी जी अकेले में इस पर कितना विश्वास करते होंगे? वोट के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं, उनका योगी योगी करना योगी को कितना भरोसा देता होगा ये तो योगी ही बता सकते हैं। लेकिन इसी चुनाव के पहले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी मनोहर लाल खट्टर के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करने लगे। अगले दिन खट्टर की कुर्सी चली गई, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब लोकसभा के उम्मीदवार हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। योगी की रैली रिपोर्ट में मोदी आ जा रहे हैं, आते भी रहेंगे, लेकिन मोदी योगी के नाम पर बीजेपी के भीतर से ही नारा चला कि हमारे पास डबल इंजन है। लेकिन क्या योगी को मोदी की राजनीति में इंजन की मान्यता प्राप्त है या मोदी के राजनीतिक कक्ष में योगी बोगी की तरह देखे जाते हैं, इंजन की तरह नहीं? यूपी भर में लगी होर्डिंग को देखकर यही लगता है कि मोदी की बीजेपी है, बीजेपी के मोदी नहीं है। बीजेपी में केवल मोदी हैं, बीजेपी में कोई योगी नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो आपको इस तरह की होर्डिंग दिख जाएगी जिसमें केवल नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। आरएसएस और बीजेपी का यही दावा था कि संगठन प्रधान है, लेकिन यहां तो संगठन का दूसरा नेता ही नजर नहीं आ रहा। यहां तक उम्मीदवार का फोटो भी नहीं होता, केवल मोदी नजर आते हैं। इस बार के प्रचार अभियान में पूरे देश में एक ही प्रकार की होर्डिंग लगाई गई है जिसमें अकेले नरेंद्र मोदी हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए मोदी अगर योगी योगी कर रहे हैं तो पूछा जाना चाहिए कि होर्डिंग पर मोदी योगी नजर क्यों नहीं आते। यही नहीं, कन्नौज की सभा में योगी जिस सुब्रत पाठक का प्रचार कर रहे हैं उनकी भी तस्वीर पोस्टर में नहीं है। हैरानी की बात है कि योगी की रैली से ठीक पहले इसी कन्नौज में अखिलेश यादव इसी बात को उठा गए।
लेकिन बीजेपी में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि पोस्टर में योगी और सुब्रत पाठक को जगह दे दें। ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर मंच और होर्डिंग की डिजाइन भी मोदी जी ने तय किए हैं। इतने बड़े प्रदेश की बीजेपी अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। यूपी के इस नेता को नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 1 इन वेटिंग के रूप में देखा जाता है। वैसे मोदी समर्थक अपने विश्लेषण में योगी के लिए नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे जानबूझकर बचते हैं, लेकिन बीजेपी के चुनावी नारों में योगी नंबर 2 बन ही जाते हैं। कार्यकर्ता उन्हें मोदी के बाद योगी की तरह देखता है, मोदी योगी के नारे लगाता है। उसकी जुबान पर यह युग्म काफी सरलता से बन जाता है, लेकिन राजनीति की धरातल पर वह युग्म यानी जोड़ी अभी नहीं बनी है। इस चुनाव में तो योगी जिस मंच से भाषण दे रहे होते हैं, उस मंच पर भी उनकी तस्वीर नहीं, मोदी के ही बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। अगर यूपी में योगी सबसे बड़े नेता हैं, तो कन्नौज की सभा के लिए बने इस मंच पर योगी पोस्टर में क्यों नहीं है? मैंने भी योगी के लिए नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं किया, नंबर 1 इन वेटिंग का किया। बीजेपी की राजनीति में दूसरे नंबर का इंतजार बहुत घातक होता है। आडवाणी कभी पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाए। क्या योगी मोदी के बाद योगी हो पाएंगे, यानी नंबर 1 हो पाएंगे? एक नेता के रूप में देखेंगे तो ऊपर ऊपर से योगी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे लगे कि बीजेपी के इस दौर में योगी राजनीति के कोई अलग केंद्र हैं। ऐसा कोई केंद्र साफ साफ बनता हुआ नहीं दिखता, या दिखाने का साहस भी नहीं है उन्हें। इन्हीं सब कारणों से योगी चैलेंजर की तरह दिखाए जाने के बाद भी डिफेंडर की तरह लगते हैं। डिफेंडर यानी अपनी कुर्सी बचाने वाला, चैलेंजर यानी दूसरे की कुर्सी पर नजर रखने वाला। कभी कभी दिखाई दे जाता है जैसे मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं, योगी जी बहनों और भाइयों कहते हैं। तब भी दिखता है जब योगी नितिन गडकरी के लिए प्रचार करने चले जाते हैं। योगी ने नितिन गडकरी के लिए प्रचार किया, मोदी ने नहीं किया। नितिन गडकरी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक में है, लेकिन भाजपा ने जब पहली सूची जारी की उसमें स्मृति ईरानी थी, मगर नितिन गडकरी नहीं। नितिन गडकरी को भी मोदी के चैलेंजर की तरह देखा गया, लेकिन गडकरी देखे ही जाते रहे, कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। योगी ने मोदी से परास्त एक चैलेंजर की सभा में जाकर उनके लिए वोट मांगे। क्या आप इन तस्वीरों में राजनीति देख पा रहे हैं, या मोदी के प्रचंड वर्चस्व के कारण आपको यकीन नहीं होता कि जो देख रहे हैं वो सही हो सकता है? योगी भी राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले नेताओं में से है, मगर अफसोस कि वे बुलडोजर को अपनी शक्ति का प्रतीक बना चुके हैं। क्या बुलडोजर के आसपास योगी का कोई स्वतंत्र राजनीतिक केंद्र बन रहा है? योगी अपनी ताकत को बुलडोजर से क्यों जोड़ते हैं? शिवराज सिंह चौहान ने भी जोड़ने की कोशिश की, सत्ता से बेदखल हो गए। उन्हीं पर मोदी का बुलडोजर चल गया। योगी का बुलडोजर किसी कमजोर मुसलमान के घर चल जाता है तो उनके समर्थक बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वही बुलडोजर बीजेपी के बने मोदी शाह के किले के दरवाजे से बहुत दूर ठिठक भी जाता है। बुलडोजर उन्हें देखकर अगल बगल में गड्ढे खोदने लग जाता है। मोदी की राजनीति से अलग योगी के पास क्या सिंबल है? बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ को कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बुलडोजर कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के काम आने वाली चीज है। वैसे भी बृजभूषण सिंह अपने बेटे की नामांकन रैली में बुलडोजर भेजकर पुष्प वर्षा कराने लग जाएं तो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर से दूरी बना लेनी चाहिए। रैली रिपोर्ट में हम योगी आदित्यनाथ की रैली की बात कर रहे हैं। उनके भाषण के साथ साथ उनकी राजनीति पर भी बात हो रही है कि क्या योगी मोदी के बाद सत्ता के केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं, या योगी की हालत वही होगी जो शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर की कर दी गई।
ये बात तो योगी जी को कहनी चाहिए कि मुझे इनके साथ कैसे जोड़ दिया गया। हमने आपको दिखाया कि कैसे इस चुनाव में मोदी योगी योगी कर रहे हैं, तो यह भी दिखाना बनता है कि कैसे योगी मोदी मोदी करते हैं। अगर मैं इन वाक्यों को इस तरह से बदल दूं तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मोदी को योगी योगी करना पड़ता है या योगी को मोदी मोदी करना पड़ता है? जहां भी मैं गया, वेस्ट बंगाल में गया, महाराष्ट्र में गया, जम्मू कश्मीर में गया, उत्तराखंड में गया, राजस्थान में गया, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। मैंने लोगों से पूछा, मोदी सरकार का स्वर क्यों गूंज रहा है, क्या कारण है? तो बहनों और भाइयों, जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि मोदी सरकार का मतलब, उन्होंने कहा मोदी जी को हम तीसरा कार्यकाल इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने, इसलिए हम मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, सम्मान भी दिलाया है, सुरक्षा भी दी है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याण कार्यक्रम के कार्यक्रमों भी बढ़ाया है, और इस सब से बढ़कर के एक और कार्य हुआ है, वह जो राम को लाए हैं हम। मोदी की तरह योगी भी धर्म के आधार पर वोट मांगने से संकोच नहीं करते। तब करते जब चुनाव आयोग कार्रवाई करने की स्थिति में नजर आता। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोदी के काम में काम घटता जा रहा है, मंदिर बढ़ता जा रहा है, मुसलमान बढ़ता जा रहा है। कई बार लगता है कि क्या इन 10 वर्षों ने देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे गिनाकर मोदी वोट मांग सकें? मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान को लाकर ही क्यों वोट मांग रहे हैं? अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फटेगा ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। अरे आतंकवाद है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा है। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसके घर में घुस करके मारा जाता है, उसके सामने नतमस्तक नहीं हुआ जाता है। और आज आप देख रहे होंगे किसी की हिम्मत नहीं, दुस्साहस नहीं कि विस्फोट कर दे। योगी ने एक बार भी नहीं कहा कि कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सकी, हमारी पार्टी कश्मीर से भाग गई है। आतंकवाद के नियंत्रित होने की बात कर रहे हैं तो इस साल भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं। जिस दिन योगी यह भाषण दे रहे थे उसी दिन कुछ देर बाद पुंछ में आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसमें वायुसेना का एक अफसर शहीद हो जाता है। पुलवामा के हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने कितने गंभीर सवाल उठाए कि केंद्र की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवानों को ले जाने के लिए विमान तक नहीं दिया गया। इस आरोप पर योगी भी नहीं कह सके कि मोदी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने, मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया तो वो सड़क से चल दिए। और घटना के बाद आपको पता चला कि 5 जहाज की मांग हुई थी गृह मंत्रालय? घटना के तत्काल बाद मुझे पता चला। योगी खुद को साहसिक नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, मगर कई बड़े सवालों को उठा नहीं पाते। योगी होने के कारण सत्ता या धन के मोह से ऊपर दिखना चाहते हैं तो उन्हें सत्य से इतना वैराग्य नहीं रखना चाहिए। योगी को बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना कैसे बेहतर योजना है। अगर यह बेहतर योजना है तो मोदी इसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे? योगी अग्निवीर को बेहतर क्यों नहीं बता रहे? उत्तर प्रदेश में ही तो अग्निवीर को लेकर कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। योगी के भाषणों में भी कई सारी तथ्यात्मक गड़बड़ियां होती हैं। आप जानते हैं कि 2016-17 के साल में कश्मीर में पत्थरबाजी के आरोप में हजारों युवकों पर केस किया गया।
फरवरी 2018 की एक खबर है कि पत्थरबाजी करने वाले 9,730 युवकों को माफी दे दी गई, उन पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए। उस समय जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। जून 2018 में राजनाथ सिंह का एक बयान है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जहां तक यहां के बच्चों का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई भी गुमराह कर सकता है, लेकिन हम हकीकत को समझते हैं और इस हकीकत को समझते हुए स्टोन पेल्टिंग को लेकर जो बच्चे गुमराह हुए थे, जिन बच्चों ने जाने अनजाने कोई यदि गलती कर दी थी, तो यह फैसला हम लोगों ने किया कि ऐसे सारे स्टोन पेल्टर्स जो अफेंडर्स हैं, उनके केसेस को वापस ले लिया जाए। यह फैसला हम लोगों ने किया था। बच्चों से मासूमियत में बचकानी हरकत हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। आज उसी कश्मीर की 3 सीटों से बीजेपी भाग गई, चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा सकी। उल्टा समाजवादी सरकार पर मुकदमा वापस लेने के आरोप योगी लगाते हैं। खुद योगी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए गए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए गए, लेकिन योगी याद किसी और सरकार की दिलाते हैं। बहनों और भाइयों, आस्था पर भी प्रहार हो रहा था और साथ साथ न्यायपालिका पर भी और सुरक्षा बलों पर भी, और समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। योगी किसी केस का नाम लेकर नहीं कहते जिससे साफ हो सके कि किस आतंकवादी के खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया, इसलिए फैक्ट चेक करना मुश्किल हो जाता है। हमने 9 फरवरी के अपने वीडियो में इसका पर्दाफाश किया था, जब यह दावा किया गया कि यूपी तमिलनाडु से आगे निकल गया है। यह पूरी तरह से गलत था, भ्रामक था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ तो बोला ही जा रहा है। जिस विकास के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उस विकास को लेकर भी झूठ बोलने लग जाती है। योगी को भी बतौर स्टार प्रचारक मैनिफेस्टो वाले झूठ का प्रचार करना पड़ता है। यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन करेगी क्योंकि खान पान की आज़ादी की बात की गई है। इस प्रदेश में छुट्टा मवेशी की कितनी समस्याएं हैं, योगी उस पर कोई बात नहीं कहते, पूरी तरह से किनारा कर जाते हैं और लोग ताली बजाते रह जाते हैं। योगी के भाषण में सबसे अधिक तालियां गौ हत्या, माफिया और मंदिर पर बजती हैं। ये सब हटा दीजिए तो इनके भाषण में भी कुछ नहीं बचता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। कांग्रेस ने कहीं गौ मांस खाने की आज़ादी की बात नहीं की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसका मतलब पूरा बदल दिया। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मंगलसूत्र नहीं है, मगर मोदी ने कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस माताओं बहनों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी। यही वो बिंदु है जहां मोदी और योगी एक समान हो जाते हैं। मोदी में भी योगी और योगी में भी मोदी नजर आते हैं। बेहतर है आप नाम और चेहरा ना देखें, उस राजनीति को देखें जिससे नफरत की यह धारा निकलकर आती है। योगी जब भी ऐसी बातें करते हैं, भीड़ में जोश भर आता है। इसके बाद भी यूपी के 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ, लेकिन भाषणों में मुसलमान, पाकिस्तान और गौमांस बढ़ता ही जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कौन सा ऐसा खाना है जो बहुसंख्यक पसंद नहीं करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? वह तो केवल गोमांस है। क्या कांग्रेस और सपा के लोग देश के अंदर गौ हत्या करने की अनुमति देंगे? हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। कोई गौ हत्या करेगा, गौ हत्या करने के पहले उसके जहन्नुम के रास्ते खोल दिए जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब पर्दाफाश हुआ, तब यह जानकारी निकल कर आई कि बीफ का निर्यात करने वाली कंपनियों ने बीजेपी को 2 करोड़ और एकीकृत शिवसेना को 5 करोड़ का चंदा दिया है। यह भी रिपोर्ट आती रही कि भारत का बीफ निर्यात बढ़ गया है। 2023 की तीसरी तिमाही में भारत का बीफ निर्यात $816 मिलियन का हो गया, जो 2022 की तीसरी तिमाही में $695 मिलियन का था। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा बीफ निर्यातक है। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या विकराल हो गई है। इन्हें पकड़कर गौशालाओं में पहुंचाने के कई आदेश और निर्देश योगी आदित्यनाथ के मिल जाएंगे,
मगर आवारा पशु जिन्हें सांड कहा जाता है कब कहां से निकल आता है पता नहीं चलता। आए दिन अखबारों में सांड के हमले से किसी न किसी के मारे जाने की खबर आती है। अगस्त 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट है, उसके अनुसार उस साल के पहले 6 महीने में 14 लोग आवारा पशुओं के हमले में मारे गए। अक्टूबर 2022 में योगी आदित्यनाथ ने सांड के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया। 5 महीने बाद इसमें सांड के हमले से चोटिल होने पर मुआवजा मिलने का प्रावधान जोड़ा गया। योगी भी धर्म की राजनीति में डूबे हुए नेता हैं। उनके भाषण में सांप्रदायिकता उसी तरह से तांडव करती है जैसे नरेंद्र मोदी के भाषण में। योगी भी भीड़ से यही कहते हैं कि आपको जितना चाहिए उतना विकास करेंगे। जितना चाहिए उतना विकास, इसका क्या मतलब हुआ? बीजेपी ने मतदाताओं को इस लायक तो बना ही दिया है कि वे कुछ भी बोलकर वोट ले सकती है और मिलता भी है। जितना चाहिए उतना विकास आप भी ले लीजिए। लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, सुब्रत पाठक को अन्य क्षेत्रों में भी समर्थन वोट लोगों से अपील करने के लिए, सभा करने के लिए जाना होगा। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करिए बहनों और भाइयों। विकास जितना चाहिए आप बताइए, आपके विदुना में भी और कन्नौज में उतना विकास होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे। विकास लगता है यहां आलू है। 2 किलो विकास चाहिए, 2 किलो विकास मिलेगा। 5 किलो विकास चाहिए, 5 किलो विकास मिलेगा। नेता अपनी जनता के बीच किस तरह से संवाद करते हैं हमेशा गंभीरता से देखना चाहिए, भले आप उनके आलोचक हों। हमें पता है कि अब मिडिल क्लास रैलियों में नहीं जाता है, उसे घर बैठकर हमारी रैली रिपोर्ट धीरज के साथ देखनी चाहिए। मोदी और योगी के भाषणों में सांप्रदायिकता अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होती है। मोदी ने विरासत कर को लेकर झूठ बोला, मंगलसूत्र को लेकर मुसलमानों को देने की बात की। योगी ने इस झूठ को और बड़ा लेकिन थोड़ा ओरिजिनल बना दिया, औरंगजेब के जजिया को ले आए। हम योगी आदित्यनाथ का बयान तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि औरंगजेब के बारे में जरा ठीक से पढ़ लीजिए। औरंगजेब के बारे में जितनी अफवाहें हैं उसके बारे में ठीक से जान लीजिए। वैसे तो औरंगजेब को लेकर कई सारी किताबें हैं, लेकिन ऑड्री ट्रस्के की एक छोटी सी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ पेंगुइन प्रकाशन से छपी है। इसका हिंदी अनुवाद भी आया है जिसका नाम है औरंगजेब, सच्चाई और गल्प। हिंदी अनुवाद संवाद प्रकाशन से छपा है, आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। 208 पन्ने की पतली सी किताब है, पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रस्के ने दिखाया है कि औरंगजेब ने जिजिया तो लगाया था, लेकिन हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाले कई तरह के टैक्स भी हटाए। ट्रस्के ने लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मंदिरों को बचाया भी है। 2017 में इतिहासकार हरबंस मुखिया ने अपने एक लेख में बताया है कि औरंगजेब हिंदी में कविताएं लिखता था। उन कविताओं में विष्णु, ब्रह्मा और महेश का भी आह्वान करता था। मैनेजर पांडे की हिंदी में किताब है मुगल बादशाहों की हिंदी कविता। यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है, इसे भी पढ़िए। औरंगजेब का जिक्र भारत की राजनीति में जब तब आता ही रहता है, इसलिए ठीक से जानिए। अब सुनिए विरासत टैक्स के बहाने योगी क्या कह रहे हैं। भाइयों, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये लोग आपके अधिकारों पर भी डकैती डाल रहे हैं और साथ साथ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने एक और काम कर दिया। इन्होंने कहा है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। आप सोचो, विरासत टैक्स। आपको मध्यकाल का एक बर्बर मुगल बादशाह औरंगजेब का याद होगा। कोई भी सभ्य मुसलमान भी अपने परिवार के किसी पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। अब कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन सपा आदि के लोग एक विरासत टैक्स लगाएंगे, जिसमें आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आएगी तो विरासत टैक्स लेकर के आपसे आधी संपत्ति ले लेगी। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या माता बहनें अपने जेवर को क्या उनको सौंप देंगी? क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स की बात ही नहीं की है, लेकिन योगी विरासत टैक्स के बहाने औरंगजेब को ले आते हैं। योगी के भाषणों को सुनकर पता चलता है कि यूपी में किन मुद्दों के सहारे बीजेपी उम्मीद कर रही है। हर चुनाव में वही सारी बातें दोहराई जा रही हैं। इस बार राम मंदिर केवल अलग है।
राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उस दिन का वीडियो निकालकर आप जरूर देखिए, और जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन का भी वीडियो निकालकर देखिए। काफी कुछ आपको अलग और बदला हुआ दिखेगा। शिलान्यास वाले दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पीछे मुड़कर साथ चलने के लिए नहीं कहते, ना देखते हैं। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को साथ लेकर नहीं चलना वीडियो में देखते हुए थोड़ा खटकता है। अभी यह रहस्य नहीं खुला है कि सब कुछ अकेले करने वाले, अकेले दिखने वाले नरेंद्र मोदी ने कैसे मान लिया कि उद्घाटन के वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त जहां अमित शाह नजर नहीं आए, राष्ट्रपति नजर नहीं आई, कैबिनेट का कोई दूसरा मंत्री नजर नहीं आया, लेकिन मोदी के साथ योगी नजर आए। मोहन भागवत के साथ योगी थे। जो मोदी किसी को अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं, यहां भी साथ साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ साथ 2-3 चेहरे दिखाई दे रहे थे। अगर यूपी के मुख्यमंत्री होने के नाते यह दावेदारी उनकी बनती थी, तो फिर उसी यूपी में राम मंदिर के पोस्टर पर केवल मोदी हैं, योगी क्यों नहीं? आस्था के नाम पर बीजेपी के प्रचार पोस्टरों पर एक ही आस्थावान है, नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? मगर यहां भी योगी अलग नजर आते हैं। आप देखेंगे कि योगी मोदी के पीछे नजर आएंगे। कद में भी वीडियो कैमरे के जरिए दूर दिखाए जाते हैं। उपासक या उद्घाटनकर्ता के रूप में मोदी पहले सब कुछ करते हैं, कैमरा उन्हीं को फॉलो करता है, लेकिन बाद में योगी भी दिख जाते हैं, जैसे फ्रेम में कोई अचानक आ गया, या मेन कैरेक्टर के चले जाने के बाद वीडियो के लास्ट में बाकी लोग भी दिखने लग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ स्वायत्त राजनेता हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले मैंने उनकी वेबसाइट पर एक लेख लिखा। वह लेख अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन उस वक्त यही नोट किया कि योगी की अपनी वेबसाइट पर कोई मोदी नहीं है, कोई संघ नहीं, केवल योगी हैं और उनका संगठन है। इस बात ने मुझे काफी हैरान किया था, क्योंकि 2014 में जहां सारी बीजेपी मोदी मोदी कर रही थी, योगी की वेबसाइट पर केवल योगी योगी थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, इसलिए पोस्टर पर योगी नहीं है, वीडियो में योगी पीछे दिखते हैं। इसे लेकर अभी अंतिम फैसला मत दीजिए। योगी संघ की शाखा से भले ना आते हों, उनकी राजनीति में संघ दिखाई देता है। योगी गोरखनाथ की परंपरा के हैं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति से अलग होकर राजनेता भी नहीं बन सकते। धर्म की राजनीति पर इतना खुलकर बोलने वाले योगी को कभी आपने प्रधानमंत्री की तरह धार्मिकता का इस तरह प्रदर्शन करते देखा है? संसद के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री ने साष्टांग किया, 5 मई को राम मंदिर में फिर से साष्टांग किया, और यह फोटो हर जगह छपते हुए पहुंचा दी गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ मोदी की तरह 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 की धार्मिक भंगिमाओं से दूरी बनाते हैं। उन्होंने अयोध्या की दिवाली शुरू की, उसे अपने कार्यक्रम के रूप में पहचान दी, लेकिन कभी कभी अपनी स्वायत्तता का प्रदर्शन करने वाले योगी मोदी की छाया में क्यों चलने लग जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। हम स्वायत्तता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस शब्द को भूल मत जाइएगा। और आज तो अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अयोध्या में होली भी खेली, और होली के साथ साथ अपना पावन जन्मदिन रामनवमी का भी भव्य आयोजन अयोध्या में हुआ। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा कैसे भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था। क्या दिव्यता थी, क्या भव्यता थी, पूरी दुनिया विभूत थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और एक काम कर पाता? क्या कांग्रेस सपा के लोग कर पाते? क्या बसपा के लोग कर पाते? राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मनाई गई पहली रामनवमी में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर रामलला की मूर्ति के माथे पर सूरज की रोशनी को केंद्रित कर प्रकाश डाला। इसे सूर्य तिलक कहा गया। तस्वीरें जारी की गईं कि प्रधानमंत्री ने इस घटना को अपने लैपटॉप पर देखा है और जूते उतारकर दर्शन किए। उनके भावुक होने की हेडलाइन भी कई जगहों पर चलाई गई, छापी गई। इस पर देश भर के 300 से अधिक वैज्ञानिकों ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि एक आसान से काम को करने के लिए बेवजह की पेचीदगी ईजाद की गई। एक निरर्थक प्रोजेक्ट पर रिसर्चर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो पैसे और संसाधनों की बर्बादी है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक साधारण सी प्रक्रिया के लिए इतने जटिल उपाय का इस्तेमाल एक चींटी को मारने के लिए तोप के इस्तेमाल के बराबर है। लेकिन आप यह भी देखिए कि रैली में जो लोग आए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई क्या इतनी अच्छी हुई होगी। राज्य ने हमेशा गरीब लोगों को खराब शिक्षा दी है, खासकर हिंदी प्रदेश में। हर साल यूपी में कई लाख बच्चे 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। कई लाख बच्चे तो गणित की परीक्षा देने से ही घबरा जाते हैं। जाहिर है वो ऐसी बातों को विज्ञान और धर्म का चमत्कार मानकर ताली बजाएंगे। मोदी और योगी अपने मतदाताओं को इसी स्तर पर रखना चाहते हैं ताकि उनके बीच उनकी कोई भी दलील विज्ञान के रूप में भी चल जाए और धर्म के रूप में भी चल जाए। योगी और मोदी की राजनीति एक ही किताब से निकलती है और एक ही संप्रदाय को टारगेट करती है, लेकिन सत्ता के गलियारे में दोनों की सादगी और भव्यता को भी पढ़ा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के कपड़े बेहद साधारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गरीबी का जीवन नहीं काटा, लेकिन योगी अपनी गरीबी को याद नहीं करते, बार बार नहीं दोहराते, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी गरीबी को हर बार दोहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2001 से सत्ता में हैं, 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल प्रधानमंत्री, फिर भी अपने आप को गरीब कहते हैं, गरीब का बेटा कहते हैं, गरीबी की याद करते हैं। वे भारत के अकेले ऐसे गरीब हैं जो आज तक गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ सके, तब भी नहीं जब दावा करते हैं कि उनके 10 साल में 25 करोड़ गरीब भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया। फिर यह बात समझ नहीं आती कि मुफ्त अनाज की योजना में 80 करोड़ गरीब कहां से आ गए। योगी ने इंडिया टीवी से जनवरी 2024 में कहा कि हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। घर के अंदर जैसे कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहनकर बाहर भी जाते हैं, मंचों पर भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में दुनिया में वही पाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि अलग अलग जगह अलग अलग पाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये कोई रंगमंच नहीं है। उनकी इस बात को याद करते हुए अलग अलग कपड़ों में शहंशाह की तरह नजर आने वाले नरेंद्र मोदी और रंगमंच को याद कीजिएगा। मोदी स्मार्ट हैं, इटावा की रैली में खुद को योगी जी जैसा बताने लग गए। ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। योगी के भाषण में माफिया का जिक्र आता है। वे माफिया को एक खास राजनीतिक और धार्मिक अर्थ में पेश करते हैं, जिसके जवाब में समाजवादी उन माफियाओं के नाम पेश करने लग जाती है जिनके नाम के आगे अंसारी की जगह सिंह लगता है, तिवारी लगता है। इससे पहले कि आप यह वीडियो देखते हुए ऐसे किसी नतीजे पर पहुंच जाएं कि यूपी में मोदी का जलवा है या योगी का दबदबा, आप जौनपुर में जो हुआ उस पर नजर डालिए, कैसरगंज में जो हुआ उस पर नजर डालिए। एक एक सीट बचाने के लिए किसे टिकट दिया जा रहा है, किसका टिकट काटा और कटवाया जा रहा है, वह भी तो देखिए। बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर भाजपा उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देती है। मुंबई कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कृपाशंकर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। ईडी उनकी संपत्ति की जांच करती है, फिर उन्हें बीजेपी में ले आती है और फिर उन्हें जौनपुर से उम्मीदवार बनाती है। जौनपुर से श्याम सिंह यादव बसपा के सांसद थे, उनका टिकट कट गया। उनकी जगह धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट दिया गया। श्रीकला का नामांकन भी हुआ, मगर अब श्रीकला का टिकट काटकर बसपा ने फिर से श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है। चर्चा यह भी है कि धनंजय की पत्नी श्रीकला ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। उन पर किसी और मुकदमे के कारण दबाव था। लेकिन मायावती ने बस्ती से दयाशंकर मिश्रा का भी टिकट काटा है। दयाशंकर मिश्रा बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में बताए जा रहे थे। इन सब के पीछे कई तरह की थ्योरी चल रही है कि बीजेपी इसके पीछे हो सकती है। कहा जा रहा है कि सीतापुर में आकाश आनंद पर एफआईआर हुई, उसके कारण यह सब खेल हुआ। मायावती ने आकाश आनंद की कई सभाएं रद्द कर दी हैं। बस्ती, जौनपुर और कैसरगंज की सीट मोदी और योगी
अपनी लोकप्रियता की दम पर अगर जीत सकते थे तो इतना कुछ नहीं सहना पड़ता और ना करना पड़ता। कैसरगंज और जौनपुर की सीट का फैसला किसी और फैक्टर से हो रहा है। ये वही फैक्टर है कि मोदी अपनी सभाओं में योगी योगी कर रहे हैं और योगी मोदी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।